काव्या के परिवार में उसकी माँ राधिका, बड़ी बहन तारा, भाई रोहन और सबसे छोटी बहन रिया है। काव्या अपने घर की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी। पिताजी के गुजरने के बाद घर का सारा भार काव्या पर ही आ गया। क्योंकि बड़ी बहन का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, इसीलिए उसे कढ़ाई बुनाई सिखाई गई। अब हमारी काव्या, जिसने एमए किया था और अपने कॉलेज की टॉपर भी थी, पढ़ाई के आखिरी दिनों में ही पिताजी चल बसे और परिवार का भार काव्या के कंधों पर आ गया। तारा की शादी उनके पिताजी की मौत से पहले हो गई थी। काव्या के पिताजी भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे और बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया, जिस कारण उन्हें कंपनी में से ज़्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबकी पढ़ाई के लिए उन्होंने कंपनी से उधार लिया हुआ था। इसमें एक अच्छी बात ये थी कि कंपनी वालों ने उनका उधार माफ़ कर दिया, लेकिन बाहर से लिया उधार जो उनकी ट्रीटमेंट के लिए लिया गया था, वो तो चुकाना ही था। इन सभी के चलते काव्या भी कई जगह इंटरव्यू देने गई। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई। काव्या मिठाई लेकर घर पहुंचती है, जॉब मिलने की खुशी अपने परिवार वालों के साथ बांटने के लिए। शायद घर को खुशियों की आदत नहीं। जैसे ही वो घर पहुंची, घर का मालिक, जो यही कोई 30 साल का होगा, जिसका नाम राघव है, काव्या को गंदी नज़र से देखते हुए उसके पास आता है। अरे काव्या, कितनी मेहनत करती हो तुम। अगर तुम कहो तो तुम्हारे घर का सारा बोझ मैं उठा लेता हूँ। बस तुम मेरी बाहों में आ जाओ। इस घर को मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा और तुम्हें ये महीने महीने का किराया देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब काव्या को उस पर घिन आने लगी थी और उसने चिल्लाते हुए कहा कि मेरे पास आने की जुर्रत मत करना, और तुम्हारा किराया मैं अगले हफ्ते तक दे दूंगी। अगर नहीं मिला तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा, तब तो तुम्हें ही हाँ करना पड़ेगा। कहते हुए राघव उसे अपनी लष्ट भरी नज़रों से देखते हुए चला जाता है। काव्या एक गहरी सांस लेकर मिठाई का डिब्बा खोलते हुए सभी को खिलाने लगती है और खुश होकर कहती है, माँ मुझे नौकरी मिल गई और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम यहाँ से किसी और घर में चले जाएंगे, जिससे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। काव्या ने सभी को मिठाई खिलाई और सभी घर वाले आज काफ़ी खुश भी थे। काव्या ही अकेली थी जो घर में नौकरी करने के काबिल थी। तारा के बाद अब काव्या ही बड़ी थी और भाई रोहन अभी कॉलेज में लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था और छोटी बहन रिया भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी। राधिका जी ने भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ अच्छा हो जाए। काव्या इतने दिनों में शायद आज खुश थी, लेकिन अपनी खुशी से भी उसे डर लगता था कि पता नहीं कौन सा तूफान दस्तक दे जाए। अगले दिन सुबह काव्या अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ऑफिस आ जाती है। काव्या सबसे पहले कंपनी के बॉस यानी मनोहर चौधरी जी से मिलने उनके कैबिन में जाती है। मनोहर जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से कंपनी को बड़ी कंपनियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे जैसे उनका वक्त और तजुर्बा बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनीज भी बढ़ती गईं। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम कार्तिक है, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उनकी पत्नी के देहांत के बाद कार्तिक को विदेश भेज दिया गया। अब कार्तिक को विदेश में रहते हुए 18 साल हो चुके थे। उसे यहाँ के लोगों और कल्चर का कुछ पता नहीं था। काव्या ने मनोहर जी को नमस्ते किया और कहा, सर मेरा नाम काव्या अवस्थी है, आज से मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बेटा, एक मिनट रुको, कहकर ऑफिस के कैलाश जी को आवाज़ लगाते हैं। कैलाश जी जल्दी से कैबिन में एंटर करते हुए विश करते हैं और कहते हैं, सर आपने मुझे बुलाया। मनोहर ने कैलाश जी को काव्या का काम समझाने को कहा। कैलाश जी ने हाँ कहा और काव्या के साथ कैबिन से बाहर निकल आए। कैलाश जी ने काव्या को उसका काम अच्छी तरह से समझा दिया और कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो उनसे पूछ ले। काव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और अपने काम में लग गई। काव्या ने आज की सारी मीटिंग की लिस्ट और प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स सारे अपने पास रख लिए, ताकि सर को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। कुछ देर के बाद काव्या को मनोहर जी ने इंटरकॉम पर अपने आज की मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को कैबिन में लेकर आने को कहा। काव्या सारे पेपर्स लेकर मनोहर जी के कैबिन में चली गई और आज की मीटिंग और प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ बताने लगी। मनोहर जी काव्या से काफ़ी इम्प्रेस हुए, क्योंकि उसने काफ़ी जल्दी काम सीख लिया। सारी मीटिंग्स को ख़त्म होते होते शाम हो चुकी थी और घर जाने का समय हो गया था।
तो मनोहर जी ने काव्या को घर जाने को कह दिया और अपने काम में लग गए। काव्या मनोहर जी के सामने ऐसी ही खड़ी रही और कुछ कहने के लिए हिचकिचा रही थी, जिसे मनोहर जी ने भांप लिया और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो। काव्या ने हड़बड़ाते हुए टूटते हुए शब्दों में कहा, सर मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए, कहकर अपनी नजरें झुका ली। मनोहर जी तो हैरान रह गए, क्योंकि वो आज ही तो आई है और आज ही उसे अपनी सैलरी में से एडवांस चाहिए। मनोहर जी ने पूछा कि तुमने तो आज ही ज्वाइन किया है और आज ही तुम्हें एडवांस चाहिए, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ। काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा कि सर मुझे अपने घर का किराया देना है, नहीं तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा। सॉरी सर, लेकिन मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, कहते हुए उसने फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। मनोहर जी काव्या के काम करने के तरीके से वैसे भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने कैलाश जी को आवाज़ लगाई और उनसे कहा कि इनकी 1 महीने की पेमेंट इन्हें अभी दे दो। इस समय जहाँ कैलाश जी हैरान परेशान थे, वहीं काव्या ने भी मनोहर जी को आश्चर्य से देखा, जैसे पूछ रही हो कि पूरे महीने की सैलरी, वो भी एडवांस में। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और अपनी सैलरी ले लो, कल सुबह टाइम पर आ जाना, समझी। काव्या हैरानी से मुस्कुराते हुए थैंक्स कहती है और कैबिन से निकल जाती है। आज काव्या का दिन अच्छा गया, जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। ऑफिस भी काफ़ी अच्छा था और सबसे ऊपर उसके बॉस जो सबसे अच्छे थे। काव्या आज रिया के लिए कुछ किताबें ले आई, जिसे वो काफ़ी दिनों से मांग रही थी। रोहन को 2 महीने का किराया देकर घर के मालिक को देने को कहा। काव्या ने बचे हुए पैसे माँ को दे दिए और कहा, माँ मैंने अपने बॉस से अपनी तनख्वाह में से एडवांस मांगा था, लेकिन उन्होंने मेरी परेशानी को समझते हुए मेरी पूरी सैलरी एडवांस में दे दी। राधिका जी को भी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है तो तुम उनका ये विश्वास मत तोड़ना और मन लगाकर काम करना बेटा। हाँ माँ, तुमने सही कहा, सच में वो अभी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। काव्या ने अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहा। काव्या रोज सुबह मनोहर जी के ऑफिस आने से पहले ही आ जाती और हर काम को बड़े सलीके से किया करती। धीरे धीरे मनोहर जी पूरी तरह से काव्या पर निर्भर हो गए और काव्या का व्यवहार मनोहर जी को उसके और करीब ले आया। अब काव्या उनके लिए एक बेटी की तरह हो गई थी। काव्या भी उनकी हर एक चीज का ख्याल रखती, जैसे वो अपने पिता का रखा करती थी। कंपनी की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो काव्या से जरूर डिस्कस करते थे। एक तरह से कहा जाए तो काव्या उनके अकेलेपन का सहारा बन गई थी। जाने अनजाने में ही काव्या के लिए उसके पिता की कमी उन्होंने पूरी कर दी। दिन गुजरते चले गए और अब काव्या को कंपनी में ज्वाइन हुए 1 साल हो चुका था। काव्या को पता ही नहीं चला कि वो पूरे 1 साल से यहाँ काम कर रही है। वो ये नौकरी पाकर बहुत ही खुश थी। कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी किसी आने वाले सैलाब का इशारा होता है। काव्या की जिंदगी में भी यही हुआ। एक दिन शाम के वक्त जब काव्या ऑफिस से घर आई थी कि बाहर एक ऑटो रुका, जिसमें से उसकी बड़ी बहन तारा निकलकर बाहर आई। घर के सभी लोगों ने जैसे ही तारा को देखा तो सभी बाहर आ गए और उसका सामान लेकर अंदर आए। राधा जी ने पूछा, बेटा जवाई जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो। राधिका जी की बात सुनकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। अब तो सभी का दिल बैठा जा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद तारा ने शांत होकर कहा, माँ मुझे प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही थी और मुझे बहुत जल्दी ही थकान होने लगी थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तब हमें पता चला कि मेरे दिल में छोटा सा सुराग है, जिस कारण मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। उस ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। उनके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि अगर मेरा ऑपरेशन करवा कर भेजेंगे तो ही वो मुझे अपनाएंगे, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे। ये कहते हुए तारा बहुत रोई। काव्या ने भी तारा का रोना देखा नहीं जा रहा था। उसने बोला, दीदी मैं कुछ करती हूँ, आप परेशान मत हो। राधिका जी कहती हैं, काव्या इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओगी, और तुमने पहले से ही रिया की पढ़ाई के लिए ऑफिस से पैसे लिए हैं, अब क्या करोगी बेटा। काव्या ने कहा, माँ मैं सब देख लूँगी, आप चिंता मत करो। चलो दीदी आई हैं, कुछ अच्छा बनाओ माँ खाने को, वो भी दीदी की पसंद का। रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन जिसकी आंखों में नींद का खतरा नहीं था वो थी काव्या।
वो अपने मन में सोच रही थी कि उसका खुश रहना और शांति से जीना इतना कठिन है कि जब भी वो थोड़ा सा भी खुश होती तो मुश्किलें दोगुनी गति से उसके पास आ जाती। ये सब सोचते हुए एक बार को तो काव्या की आंखों में आंसू आ गए। आखिर कब तक वो अपनी जिंदगी से लड़ सकती है। अगले दिन सुबह काव्या ऑफिस के लिए निकल गई और अपना काम पूरी लगन से किया। लेकिन हर बार की तरह उसके चेहरे की मुस्कुराहट आज उदासी में बदल गई थी। मनोहर जी ने बताया कि उनका बेटा आज विदेश से वापस लौट कर आ रहा है, तो काव्या ने भी उन्हें बधाई दी और कहा, सर आप घर जल्दी चले जाइएगा, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। मनोहर जी ने भी हामी भरी और लेने चले गए एयरपोर्ट अपने बेटे को। वो पूरे 18 साल बाद घर आ रहा था। सभी को हिदायत दी थी कि घर में आज सिर्फ उसी की पसंद का खाना बनेगा। कार्तिक का कमरा उसी की पसंद से सेट करवाया गया था। मनोहर जी कार्तिक का एयरपोर्ट पर आंखें बिछाए इंतजार कर रहे थे। मनोहर जी ने जैसे ही कार्तिक को आते हुए देखा तो वो फूले नहीं समाये और आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। आज तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कार्तिक भी अपने पापा को उठाकर घुमाने लगा और हंसने लगा। आज जितना मनोहर जी खुश थे अपने बेटे को देखकर, उससे कहीं गुना कार्तिक खुश था अपने पापा को देखकर। दोनों ही घर पहुंचते हैं और उस घर का पुराना नौकर जिसका नाम किशन था, उन्होंने कार्तिक की आरती की और घर में लेकर आए। दोनों ने मिलकर खाना खाया और खूब बातें की। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। मनोहर जी ने कार्तिक से पूछा कि ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हो, तो उसने मजाक करते हुए कहा, पापा आप हो ना कमाने के लिए, और वैसे भी इतनी दौलत को खर्च करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। उन्हें कार्तिक की बात का बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी से भाग रहा था। वो जब से आया है तब से बस पार्टीज और क्लबों में घूम रहा था। उन्हें एक ख्याल आया कि अगर इसकी शादी हो जाए तो शायद इसमें कुछ बदलाव हो। फिर उन्होंने अच्छी लड़कियों की खोज शुरू कर दी। ऑफिस में मनोहर जी ने जैसे ही काव्या को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि काव्या से बेहतर लड़की वो कार्तिक के लिए नहीं ला सकते। उन्होंने एक बार पहले इस बारे में कार्तिक से बात करने की सोची। उन्हें पता था कि वो सीधे तरीके से तो मानेगा नहीं, इसीलिए उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक डॉक्टर को बोला कि वो कार्तिक को कहे कि उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। अगर उन्हें कोई भी स्ट्रेस हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। फिर क्या था, कार्तिक को अपने पापा की बात माननी पड़ी, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि वो एक बार उस लड़की से मिलेगा। मनोहर जी ने भी हाँ कर दी थी। अब बारी थी काव्या को मनाने की। मनोहर जी सोच रहे थे कि कैसे वे काव्या से इस बारे में बात करें। ऑफिस आते ही काव्या उनके कैबिन में आई और दिन भर का सारा शेड्यूल समझाती और कहती है, सर और कोई काम हो तो बताएं। मनोहर जी थोड़ा सा कुचाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सर कहिए, काव्या ने कहा। मनोहर जी एकदम से बोले कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। उन्होंने इतना जल्दी कहा कि एक बार को तो काव्या को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन एक बार फिर उनकी बात पर गौर करने पर काव्या को आखिरकार समझ आया कि मनोहर जी उससे क्या कहना चाहते हैं। काव्या ने बड़े ही विनम्र तरीके से उन्हें मना कर दिया और कहा कि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके चलते वो शादी के बारे में दूर दूर तक सोच नहीं सकती। मनोहर जी ने भी एक बार फिर से इस बात पर सोचने को कहा। काव्या बिना कोई जवाब दिए कैबिन से बाहर निकल गई। काव्या ने घर आकर सबसे ये बात कही तो सब खुश हो गए। आखिरकार काव्या की शादी एक बड़े परिवार में हो रही है। काव्या इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके जाने के बाद घर कैसे चलेगा। रोहन की भी कोई नौकरी नहीं लगी थी और ऊपर से तारा दीदी का ऑपरेशन। काव्या ने कुछ दिनों तक इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अब मनोहर जी से रहा नहीं गया और उन्होंने आखिर पूछ ही लिया कि उसके कार्तिक से शादी करने में परेशानी क्या है। तब काव्या ने अपने घर की सारी प्रॉब्लम शेयर की और कहा, सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं अपनी बुरी किस्मत का साया भी आप पर नहीं पड़ने देना चाहती। आप तो मेरे पिता से भी बढ़कर हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि आपको मुझसे कहीं बेहतर लड़की मिल जाएगी। तभी मनोहर जी कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए तुम ही चाहिए, और जहाँ तक बात तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स की तो वो मैं देख लूँगा। अब तो हम शादी की तैयारी कर सकते हैं ना। काव्या कहती है कि इससे पहले कि कोई मैं फैसला लूँ, क्या मैं एक बार आपके बेटे से मिल सकती हूँ। तभी मनोहर जी को याद आता है कि कार्तिक ने भी काव्या से मिलने को कहा था। तो फिर क्या था, मनोहर जी कहते हैं कि मैं उसे कह दूंगा
और तुम एक बार उससे मिल लो। ठीक है, काव्या भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। मनोहर जी काव्या को कार्तिक से मिलने का प्लेस और टाइम मैसेज कर देते हैं। अगले दिन काव्या टाइम पर कार्तिक से मिलने चली जाती। मीटिंग एक रेस्टोरेंट में थी। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था। वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वहां एक वेटर आया और नाम पूछकर उसे एक टेबल के पास ले आया और वेट करने को कहा। थोड़ी देर बाद वहां एक हैंडसम सा लड़का जो कि फॉर्मल ड्रेस में था, उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। कार्तिक ने काव्या को देखा तो देखता ही रह गया। काव्या एकदम इंडियन ब्यूटी लग रही थी, क्योंकि वो सिंपल सा अनारकली सूट पहनकर आई थी और चेहरे पर कोई खास मेकअप नहीं किया था। कार्तिक ने सभी लड़कियों को हैवी मेकअप और शॉर्ट ड्रेस में ही देखा था। उन सभी लड़कियों में काव्या बहुत सुंदर और सिंपल लगी। कार्तिक को काव्या पहली नज़र में ही पसंद आ गई, लेकिन कार्तिक को इस बात का पता ही नहीं था। बस कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय मेरा नाम कार्तिक है और आपका? हाय मेरा नाम काव्या है। मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब आप ही हैं, मेरे पापा की पर्सनल असिस्टेंट, कार्तिक ने कहा। काव्या ने भी पोलाइटली कहा, जी हाँ, वैसे पापा आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं और आप उनका ख्याल भी काफ़ी रखती हैं। सॉरी, ये सब मुझे मेरे पापा ने बताया, कार्तिक ने कहा। काव्या ने कहा, वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। शायद वो भी मेरे पिता के समान ही है, या फिर यूं कहे कि पिता से भी बढ़कर है। कार्तिक ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, मैं आपसे एक बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको अकेले में मिलने को कहा। शायद आपको बुरा ना लगा हो। काव्या ने कहा, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं भी अपने घर की कंडीशन के हिसाब से शादी करने के लिए राजी हुई हूँ। कार्तिक ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी कंडीशन आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ। देखिए, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा के कारण ये शादी कर रहा हूँ। मैं आपके साथ 1 साल का एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। तब तक पापा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। एग्रीमेंट वाली बात काव्या को पसंद नहीं आई, और आएगी भी कैसे? शादी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। भले ही शादी पसंद से हो या नहीं, लेकिन आज भी हमारे समाज में शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक नहीं बनाते। काव्या को कार्तिक की बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि भले ही वो अपने परिवार के दबाव में आकर शादी कर रही थी, लेकिन वो इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की सोच रखते हैं। सॉरी कार्तिक जी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि आप 1 साल यूज कर बाहर फेंक देंगे। मैं अपना आत्मसम्मान छोड़कर आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। इसके लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए, कहकर वहाँ से निकल जाती है। कार्तिक तो बस उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, ये लड़की सच में काफ़ी अलग है, लेकिन मुझे क्या? अगर इस बात पर मान गई तो शादी कर लूँगा। वो गुस्से में अपने घर आती है तो देखती है कि तारा दीदी ने अपने हाथ की नस काट ली थी, क्योंकि उसके पति ने फ़ोन पर धमकी दी कि अगर उसका ऑपरेशन इन 10 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो अगले दिन डाइवोर्स पेपर भेज देगा। अब काव्या काफ़ी परेशान हो गई कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद वो किसी को फ़ोन करती है और मिलने को कहती है। वो सीधा कार्तिक के पास जाती है और कहती है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर देंगे आप? कार्तिक ने भी हामी भरी और कहा, लेकिन तुम्हें एग्रीमेंट और डाइवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। काव्या कहती है कि ठीक है, लेकिन इसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। कार्तिक भी हाँ कह देता है और दोनों ही अपने अपने घर में शादी की तैयारी करने को कह देते हैं। दोनों के ही परिवार वाले इस शादी से खुश थे और शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले 4 दिनों में ही अच्छा मुहूर्त मिलता है, लेकिन काव्या के घर वालों के लिए तो समय काफ़ी कम था। लेकिन मनोहर जी इन सभी की टेंशन लेने से मना किया और बस काव्या के साथ शादी में शामिल होने को कहा। मनोहर जी ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली जैसे उनके बेटे की नहीं बल्कि बेटी की शादी हो। काव्या और उनके घर वाले उनके बताए जगह पर समय पर पहुंच गए। उनकी शादी की तैयारी देखकर तो काव्या और उसके घर वाले एकदम चौंक से गए। राधिका जी ने अपनी आंखों से नमी लाते हुए कहा कि बेटा, ये तेरे ससुराल से भी ज़्यादा मायका है, जिसमें तेरे पिता हैं, जो बस नाम के लिए ससुर है। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब उनकी बेटी उनके पास आ गई है और उन्हें पूरी दुनिया की खुशी देने की कोशिश करेगी। ये कहते हुए काव्या की भी आंखों में आंसू झलक आए।
मनोहर जी ने जैसे ही उन्हें देखा तो जल्दी से उनके पास आए और पूरे स्वागत के साथ अंदर ले जाया गया और धूमधाम से काव्या और कार्तिक की शादी हुई। आज कार्तिक काव्या को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज काव्या बहुत सुंदर दिख रही थी और कार्तिक उसकी खूबसूरती में खोता जा रहा था। काव्या और कार्तिक की शादी के बाद दोनों को घर ले जाया गया और वहां उनका गृह प्रवेश हुआ। काव्या को गेस्ट रूम में आराम करने को कहा और कार्तिक अपने कमरे में चला गया। शादी दिन में ही खत्म हो गई थी, इसीलिए दोनों को थोड़ा आराम करने को कहा गया था। शाम को थोड़ी बहुत रस्में पूरी होने के बाद सुहागरात के लिए काव्या को कार्तिक के कमरे में ले जाया गया। कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया गया और बाकी लोग वहां से चले गए। कार्तिक पलंग पर बैठा हुआ था। कमरे को काफी खूबसूरती से सजाया गया था और कैंडल्स और फूलों की खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। काव्या धीरे धीरे कार्तिक के पास दूध का ग्लास हाथों में लेकर आती है। काव्या को इस तरह आते देख कार्तिक का मन भी एक बार को डोलने लगा। कार्तिक ने धीरे से कहा, मुझे दूध पसंद नहीं है और तुम बैठो, मुझे एक बात करनी है तुमसे, कहते हुए काव्या को अपनी को ओर खींचता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और काव्या कार्तिक के सीने से लग जाती है। दोनों को ही एक अलग ही एहसास होने लगता है और थोड़ी देर के लिए दोनों ऐसे ही गले लगे रहते हैं। जब उन्हें होश आता है तो दोनों ही हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। कार्तिक को कुछ याद आता है और वो बेड के पास से ड्रॉवर में से कुछ पेपर्स काव्या के सामने रख देता है और कहता है कि साइन कर दो पेपर्स पर। काव्या को एक बार को समझ नहीं आता। वो पेपर्स पढ़ने लगती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये एग्रीमेंट और डाइवोर्स के पेपर थे। पेपर्स पर साइन करना ही था, इसीलिए काव्या भी भारी मन से उन पर साइन कर देती है। जाने अनजाने में उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। साइन करने के बाद पेपर्स कार्तिक को दे देती है। उसकी उदासी देखकर कार्तिक कहता है कि क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? काव्या हैरान होकर कहती है, दोस्ती? लेकिन क्यों? कार्तिक कहती है, जब साथ रहना है तो दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। कार्तिक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और काव्या भी सकुचाते हुए अपना हाथ दे देती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर के मंदिर में पूजा करती है और पूरे घर में एक पवित्र भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। आज सभी के लिए नाश्ता भी खुद काव्या ही बनाती है। मनोहर जी जैसे ही नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक अलग ही खुशबू का एहसास हुआ। जब कार्तिक की माँ जिंदा थी तब घर में ऐसी ही पवित्र खुशबू आती थी, वैसे ही आज आ रही थी। मनोहर जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे ही काव्या ने मनोहर जी को देखा तो जल्दी से उनके पास गई और उनके पैर छुए। उनकी आंखों में आंसू देख एक बार को तो काव्या घबरा गई और पूछा, क्या हुआ पापा? मुझसे कोई गलती हुई है? आप क्यों रो रहे हो? मनोहर जी ने कहा, बेटा ये खुशी के आंसू है। काव्या ने झट से कहा, पापा आज के बाद आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखने चाहिए। मैं तो चाहती हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ आपके कदमों में लाकर रख दूँ। मनोहर जी कहते हैं, बेटा आप तो हो ही खुशियाँ। और एक बात और, मैं आप पर एक बड़ा काम सौंपता हूँ, मेरे बेटे को जिम्मेदार बनाने का। आपकी बेटी ये काम बहुत जल्द करेगी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे दिन निकलते गए। अब कार्तिक की काव्या से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कार्तिक का हर एक काम काव्या ही करती थी। काव्या ने कार्तिक को ऑफिस जाने के लिए भी मना लिया। कार्तिक भी मनोहर जी के साथ ऑफिस जाने लगा। ऑफिस की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कार्तिक काफ़ी समझदारी से सॉल्व करने लगा। धीरे धीरे उसे भी ऑफिस जाना अच्छा लगने लगा। सुबह से लेकर शाम तक दोनों के सारे काम काव्या खुद करती थी। मनोहर जी का एक अच्छे परिवार का सपना भी पूरा हो गया। काव्या भी अब खुश थी। ऐसे ही 6 महीने निकल गए, लेकिन काव्या की जिंदगी में खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कार्तिक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि कार्तिक की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और कुछ कहा भी नहीं जा सकता जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। बहुत देर हो गई लेकिन कार्तिक को होश नहीं आ रहा था। काव्या का मन बहुत घबरा रहा था, जिस कारण वो जल्दी से मंदिर चली गई और भगवान के हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत का बुरा साया उन लोगों पर भी आ गया है और वो फूट फूट कर रोने लगी।
तभी वहाँ एक पंडित जी ने उसके रोने के कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पति बहुत सीरियस कंडीशन में है और उन्हें होश नहीं आ रहा है। पंडित जी ने भी उसका दुख देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि तुम भगवान को आरती से जगाओ और कहो कि तुम्हारे पति को बचा ले। एक बड़ा कपूर का टुकड़ा अपनी हथेली पर रख जलाकर आरती करने लगी, जिसे देख पंडित जी भी हैरान रह गए। लगभग आधे घंटे तक उसने भगवान की ऐसे ही आरती की। उतने में हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि कार्तिक को होश आ गया। भगवान का शुक्रिया अदा कर वो भागी भागी हॉस्पिटल पहुंच गई और देखा तो कार्तिक पूरी तरह से मशीनों से घिरा हुआ था। एक बार को तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। कार्तिक की ये हालत काव्या से देखी नहीं जा रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके कार्तिक के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। काव्या का स्पर्श पाते ही कार्तिक ने अपनी आंखें खोली और काव्या को देखा और अनायास ही उसकी आंखों में आंसू निकल आए। काव्या उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और काव्या अपनी पलकें झपकाती है, जैसे कह रही हो कि वो उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। कुछ दिन तक काव्या हॉस्पिटल में कार्तिक के साथ ही रहती है। मनोहर जी कार्तिक के डिस्चार्ज के लिए पूछते हैं लेकिन डॉक्टर उन्हें इजाज़त नहीं देता। कार्तिक को हॉस्पिटल का माहौल पसंद नहीं था, इसीलिए मनोहर जी डॉक्टर से कहते हैं वो कार्तिक की देखभाल घर पर ही करेंगे और आप हर हफ्ते चेकअप के लिए घर आ जाइएगा। डॉक्टर भी हार मानकर उन्हें घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। कार्तिक को घर लाकर काव्या उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती है और उसका हर एक काम वो खुद करती थी। हर रोज मंदिर जाकर भगवान से कार्तिक के जल्दी ठीक होने की कामना करती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कार्तिक को ठीक होने में साल लग जाते। वहीं कार्तिक 6 महीनों में बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर भी काफ़ी खुश हुए और इस चीज़ को एक चमत्कार कहा, क्योंकि इतना जल्दी ठीक होना असंभव था। अब उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया था, लेकिन काव्या तो इस बारे में भूल ही गई थी। कार्तिक ने अचानक से कहा कि आज से हमारा एग्रीमेंट पूरा होता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर तो काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक बार को तो यकीन ही नहीं हुआ। तो फिर उसने पूछा, क्या कहा आपने? कार्तिक ने कहा, हमारा एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? अब उसकी आंखों में आंसू झरने की तरह बहने लगे। उसने लड़खड़ाई आवाज में कहा, जब छोड़ ही दिया है तो आगे का सफर मैं खुद तय कर लूंगी। रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई और सामान लेकर घर से निकलने लगी। तभी मनोहर जी ने रोककर पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा वो रोने लगी। उसके मुंह से बस इतना निकला कि आपने बेटे से पूछ लीजिए, क्योंकि वो ये बात बताने में सक्षम नहीं थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। काव्या अपने घर आ गई, सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। राधिका जी ने पूछा, बेटा जवाई जी नहीं आए क्या? तो बस क्या था, वो अपनी माँ को पकड़कर और भी जोर जोर से रोने लगी। सभी एकदम से सहम गए कि आखिर क्या हुआ है। काव्या तो बस चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे इस तरह देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। काव्या को इतना टूटा हुआ राधिका जी ने पहले कभी नहीं देखा। वो हर मुश्किल को बड़े साहस के साथ हल करती थी। आज वो जिस काव्या को देख रही थी, वो उनकी बेटी काव्या नहीं थी। राधिका जी के बहुत देर तक समझाने पर काव्या शांत हुई और उसने बताया कि उसकी शादी एक एग्रीमेंट थी, जिसमें उसे 1 साल के बाद वो कार्तिक से अलग हो जाएगी। काव्या तो इस शादी के बंधन में ऐसे बंध गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो एग्रीमेंट वाली शादी में है। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। तारा ने काव्या से कहा कि तुम्हें ये एग्रीमेंट वाली शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो तुम ना घर की रही ना घाट की। ये सुनते ही काव्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, दीदी आज आप यहाँ मुझे बातें सुना रही हैं ना? उस दिन आपको क्या हुआ जब जीजाजी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि ऑपरेशन कराकर ही घर में कदम रखना। अगर मैं उस समय उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करती तो आप इस घर में पड़ी रहती। इतने में रोहन ने कहा, दीदी हम कुछ और कर लेते, आपको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? तू जो इतनी बातें कर रहा है ना, तो सुन बताती हूँ। मेरे एक एग्रीमेंट से तुझे एक अच्छी नौकरी मिली, दीदी का ऑपरेशन हुआ और रिया की शादी हुई। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए और कहा कि क्या मतलब है इसका? काव्या कहती है कि अच्छा तो सुनो मैं बताती हूँ। रिया कॉलेज में किसी लड़के से प्यार करती थी, जिसकी भनक हम में से किसी को भी नहीं थी।
एक बार मैंने उसे उस लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा और उसका पीछा किया। वो एक रेस्टोरेंट में आकर रुके। वहीं मैंने उन दोनों से बात की तो पता चला कि वो लड़का बड़े घर का है और दहेज की मांग भी ज़्यादा ही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने उनको बहुत सारा दहेज और एक घर रिया के नाम लिखा, जिससे उसे आगे कोई तकलीफ ना हो, और ये बात तुम लोगों को बताने से मना किया। राधिका जी ने रोते हुए कहा कि हम उनका एहसान कैसे चुकाएंगे बेटा। अब सबकी बोलती बंद हो गई। काव्या ने कहा कि इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे और कल से मैं अपने लिए एक नई जॉब ढूंढती हूँ। उधर मनोहर जी ने काव्या के जाते ही कार्तिक को आवाज लगाई और पूछा कि बहू कहाँ गई है और तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं। कार्तिक ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा कि पापा, मैंने और काव्या ने एक एग्रीमेंट किया था जिसके अनुसार मुझे उसके घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और वो मुझसे शादी करेगी। ये सुनते ही मनोहर जी के होश उड़ गए। उनकी अचानक ही तबीयत खराब हो गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और उनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस के कारण उनकी तबीयत खराब हुई है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो कार्तिक उनके पास ही बैठा हुआ था। मनोहर जी ने कार्तिक को देखते हुए कहा, बेटा ये क्या किया तुमने? तुम तो उसे पसंद करते थे ना? पापा, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उससे कुछ ज़्यादा नहीं। मनोहर जी ने हंसते हुए कहा कि तुझे ये दोस्ती लगती है कार्तिक? अच्छा ठीक है, ऐसा ही सही। मनोहर जी इतना तो समझ गए थे कि उनके नालायक बेटे को दोस्ती और प्यार का फर्क नहीं पता। उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने कार्तिक से कहा, बेटा जा थोड़ा पानी लेकर आ। मनोहर जी के कहते ही कार्तिक काव्या को आवाज देने लगता है, क्योंकि कुछ समय के लिए तो वो खुद ही भूल गया कि वो घर से चली गई है। मनोहर जी कार्तिक को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी कार्तिक को याद आता है कि काव्या यहाँ नहीं है। पापा, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, कहकर चला जाता है, लेकिन काव्या का ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था। मनोहर जी को भी लगा कि कार्तिक को थोड़ा वक्त देना चाहिए उसे अपने रिश्ते को समझने के लिए, इसीलिए वे भी चुप ही रहे। काव्या को एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया। सभी को पता चल गया था कि काव्या को उसके पति ने छोड़ दिया, और बस फिर क्या था, उसके घर के मालिक से लेकर गली के लड़के तक उसे रास्ते भर परेशान कर देते थे। एक औरत अकेली हो तो हमारे समाज के लोमड़ी उठ खड़े होते हैं, और अगर ये पता चल जाए कि ये पति द्वारा छोड़ी गई हो तो क्या ही कहने। आसपास का हर आदमी उसे अपनी जागीर समझने लगता है। अब काव्या के साथ भी यही सब हो रहा था। उसका घटिया मकान मालिक हर दूसरे दिन घर आकर काव्या को परेशान करता था। गली के लड़के जो काव्या को देखकर डरते थे, वो भी आज उससे गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ये देखकर अब रोहन से रहा नहीं गया और वो कार्तिक से मिलने चला गया। उसने कार्तिक को काव्या के साथ हो रहे सभी बातों को बताया, जिससे कार्तिक का खून खौल उठा। वो एक बार काव्या को देखना चाहता था, इसीलिए वो रोज उसका पीछा करता था और उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि उसके एक कदम ने काव्या की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। वो पूरे दिन काव्या के बारे में सोचता रहता। उसे हर जगह बस काव्या ही दिखने लगी। उसे कोई भी चीज नहीं मिलती तो झट से उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता, काव्या। वो इतना तो समझ गया था कि काव्या उसे काफी इफेक्ट कर रही है। एक दिन जब मनोहर जी अपनी चाय पी रहे थे कि कार्तिक जल्दी से उनके पास आया और अपनी प्रॉब्लम बताई कि उसे हर जगह सिर्फ काव्या ही दिखाई देती है। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बीमारी है। अब क्या होगा तुम्हारा और क्या हो रहा है तुम्हें? कार्तिक ने बताया कि जब वो काव्या को देखने गया था तो काव्या को कुछ लड़के बहुत परेशान कर रहे थे और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मनोहर जी ने कहा, इसे ही तो प्यार कहते हैं बेटा। कार्तिक एक्साइटेड होकर कहता है, पापा इसे प्यार कहते हैं? इसका मतलब मुझे काव्या से बहुत पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। इतने में एक पंडित जी घर आते हैं और मनोहर जी को प्रसाद देते हुए कहते हैं कि आपकी बहू कहाँ है, मैं उससे मिलने आया हूँ। मनोहर जी ने कहा कि वो अभी घर में नहीं है। पंडित जी ने कहा कि आपके बेटे के लिए आपकी बहू ने महामृत्युंजय का जाप करवाया था और उसी का प्रसाद लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और जानते हैं आपके बेटे क्या नाम है? हाँ, कार्तिक। उसकी तबीयत ठीक होने के लिए उसने न जाने कितने व्रत और कितनी पूजा की है। आपकी बहू आपके बेटे को बहुत प्यार करती है, वरना इतने कठिन व्रत भी बड़ी सरलता से कर लेती थी।
सिर्फ अपने पति के लिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है। अब मैं चलता हूँ कहकर चले जाते हैं। और अब कार्तिक को उसका जवाब मिल चुका था। वो भागते हुए काव्या के पास आ गया। काव्या कार्तिक को जैसे ही देखती है, उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। आज कार्तिक ने आओ देखा ना ताओ झट से काव्या को गले लगा लिया। काव्या तो एक बार के लिए चौंक गई। कार्तिक अपने आंखों में आंसू लिए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से चाहता हूँ। मैं तो बस उसे दोस्ती का नाम दे रहा था, लेकिन अब मुझे ये पता चला कि ये दोस्ती नहीं प्यार है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू काव्या, और वो भी बहुत सारा। काव्या ने आश्चर्य से कार्तिक को देखा तो उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। काव्या कार्तिक से कब प्यार कर बैठी उसे भी पता नहीं चला, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि वो कार्तिक से प्यार करती है। काव्या भी खुश होकर कार्तिक के गले लग जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कार्तिक अपनी जेब से पेपर्स निकालता है। वो एग्रीमेंट और डाइवोर्स के पेपर्स थे। उसे सभी के सामने फाड़ कर फेंक देता है और फिर से काव्या के गले लग जाता है और कहता है कि चलो अब अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। काव्या भी हामी भरती और दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही मनोहर जी उनका दरवाजे पर इंतजार करते हैं और दोनों की आरती उतारकर घर के अंदर बुलाते हैं। काव्या रोते हुए उनके गले लग जाती है। मनोहर जी कहते हैं कि अब हमें कभी छोड़कर मत जाना, समझी। काव्या भी रोते हुए हाँ कहती है और उनके गले लिपटकर और भी ज़्यादा रोने लगती है। काव्या को सब सपने की तरह लग रहा था। कार्तिक काव्या को चुप करता है और उसे कमरे में लेकर जाता है, लेकिन काव्या को अभी भी ये सपने की तरह ही लग रहा था। आज सही मायने में वो कार्तिक की पत्नी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।